हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में कुछ चीज ऐसी है जो हमको थोड़ी अलग लग रही होगी। वो क्या है? सतत आवेश। फ्रेंड्स, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने एक टॉपिक पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। वहां हमने पढ़ा था कि आवेश का जो मान है वो कभी सतत नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट होता है, क्वांटीकृत होता है, टुकड़ों में होता है। और अब हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है? सतत आवेश। तो फ्रेंड्स, आवेश ऐसा नहीं है कि अब बदल गया है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो भी बिल्कुल सही है और इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी बिल्कुल सही है। दोनों चीजों में जो अंतर है वो है ये वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम आवेश को सतत नहीं कह रहे हैं, उसके वितरण को सतत कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। जैसे फ्रेंड्स, हम सब ने देखा है जब कोई मकान बनता है तो दीवारें जो बनाई जाती हैं वो ईंटों के माध्यम से बनाई जाती हैं, ब्रिक्स लगती हैं उसमें। तो पूरी दीवार की जो लंबाई है या क्षेत्रफल है वो एक ईंट की लंबाई या एक ईंट के क्षेत्रफल के गुणज में होता है। जैसा कि हमारा आवेश होता है। आवेश हमने जो पढ़ा है उस आवेश के क्वांटीकरण में हमने सीखा था कि आवेश सतत नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। यही है, ये हमने यहां लिखा भी है कि आवेश सतत नहीं होता है बल्कि क्वांटीकृत है। इसका मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। लेकिन व्यवहार में किसी भी वस्तु पर जब हम आवेश का मान देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे जब दीवार हमारी बनकर तैयार हो जाती है तो उसकी लंबाई या उसका क्षेत्रफल या उसका आयतन जो है वो एक ईंट की तुलना में काफी ज्यादा होता है। तो फिर कैलकुलेशन हम ईंट से नहीं करते हैं, हम उसकी लंबाई को कंटिन्यूअस मान लेते हैं। उसकी लंबाई का वितरण उसके क्षेत्रफल का या आयतन को कंटिन्यूअस सतत मानकर पूरी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन नापा जाता है। ऐसे ही चूंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू बहुत कम है और किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो जब हम उस वस्तु पर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन सतत मानते हैं। हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस मान लेते हैं, ना कि डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। अब एक बात आती है कि हमको इस टॉपिक की उपयोगिता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले तक हमने जहां कहीं भी आवेश की बात की है वहां बिंदु आवेश की बात की है, लेकिन व्यवहार में वस्तुएं बिंदु जैसी नहीं होती। वस्तुओं के पास काफी बड़ी लंबाई है, काफी बड़ा क्षेत्रफल है, आयतन है, और उस लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर आपके पास एक वायर है तो उस वायर पर टोटल कितना चार्ज होगा ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा, या उसकी किसी निश्चित लंबाई पे कितना चार्ज होगा, किसी चादर के कितने क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब जब हम आवेश की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां बिंदु आवेश नहीं होगा, तो वहां तो हमको उस पूरी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन का आवेश निकालना पड़ेगा।
तो फिर उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको आवेश का वितरण सीखना पड़ेगा। तो वो आवेश का वितरण हमारा कंटिन्यूअस माना जाएगा, ना कि डिस्क्रीट असतत। अब फ्रेंड्स, आवेश का जो वितरण है वो कितने प्रकार का है? तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि हमारे पास जो वस्तुएं हैं या तो वो तार के जैसी होंगी या चादर के जैसी होंगी या फिर उसमें आयतन भी होगा। तो जब हमारा आवेश का वितरण तार जैसी वस्तु में होगा तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। क्षेत्रफल वाले में पृष्ठीय आवेश, आयतन में आयतन आवेश। तो इसलिए आवेश का वितरण 3 प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। मैं एक एक करके आपको ये तीनों अब समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीख रहे हैं रेखीय आवेश वितरण और इसके द्वारा हम निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब जब आवेश का वितरण वस्तु की लंबाई के अनुदिश होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि तार जैसी कोई वस्तु है, ये चित्र में हमने दिखाई है, तो इसमें लंबाई की तुलना में इसकी मोटाई बहुत कम होगी, तो हम इसमें आवेश का वितरण किसमें मानेंगे? इसकी लंबाई में। तो अब अगर हमको कैलकुलेट करना है कि इसकी कुल लंबाई में कुल कितना आवेश है, तो ये काउंट करने के लिए हम इसके एक भाग का आवेश ज्ञात करेंगे। एक भाग के आवेश से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, जैसे आप जब मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो आपको उसकी कीमत बताई जाती है वो एक भाग की बताई जाती है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में शक्कर खरीदने जाते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि 1 किलोग्राम शक्कर की ये कीमत है। अब कितने किलोग्राम आपको चाहिए उतना आप कैलकुलेट कर लो। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उन्होंने आपसे कहा 1 किलोग्राम आलू की कीमत इतनी है, अब कितना आपको चाहिए कैलकुलेट कर लो। आप मार्केट में पेन खरीदने जा रहे हैं तो 1 पेन की कीमत इतनी है, अब आपको कितने पेन चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे यदि हमारे पास ये कोई तार है और इस तार की लंबाई अनंत है मान लीजिए, तो अब इसमें हम आवेश को कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे? तो चूंकि अनंत लंबाई, तो अनंत लंबाई का आवेश भी अनंत होगा। तो फिर अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसके 10 मीटर में कितना आवेश है, तो वो आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब आप इसके 1 मीटर का आवेश जानते होंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है ये आवेश घनत्व का। तो जब हमारा वितरण रेखीय होगा तो आवेश घनत्व भी रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। इसको लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आवेश घनत्व का मतलब है वस्तु की एकांक लंबाई में निहित आवेश। तो अब अगर हमको एकांक लंबाई का आवेश मिल गया है तो हमको 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर जितनी लंबाई चाहिए है उतना हम आवेश काउंट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि इसकी dl लंबाई में आवेश dq है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि dl लंबाई का आवेश dq, तो एकांक लंबाई का dq अपॉन dl, ये हमारा गणित की कैलकुलेशन हो गई। तो इसी dq अपॉन dl को हमने नाम दिया रेखीय आवेश घनत्व या लैम्डा। अब चूंकि ये एक नई राशि है तो इसका मात्रक हमको पता करना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए इसे। तो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो SI यूनिट हुई इसकी कूलाम पर मीटर। अब फ्रेंड्स, यदि हम यहां से आवेश की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो dl का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और dq की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू dl। यदि हमारे पास तार है, इसकी लंबाई अनंत है और उस अनंत लंबाई में से हम केवल L लंबाई का आवेश ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसका आवेश का वितरण कैसा है, एक समान है या असमान है। एक समान का मतलब जैसे ये dl लंबाई का dq आवेश मैंने माना है, तो इसकी सभी dl लंबाई पर dq आवेश है।
तो वितरण एक समान है। और यहाँ dl लंबाई का dq है, कहीं और dl लंबाई कुछ अलग है, तो वितरण असमान कहलाएगा। तो यदि वितरण एक समान है तो आप dq आपको दिया गया है, आपको टोटल आवेश मान लिया हमने q है, तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और यहां से कुल आवेश ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, dq की वैल्यू लिखी हमने लैम्डा इंटू dl। चूंकि एक समान रूप से आवेश का वितरण है तो लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी बची हुई लंबाई dl एक छोटा सा भाग था, हमें l लंबाई के लिए चाहिए, तो dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा और q की वैल्यू हमारी लैम्डा इंटू l। तो लैम्डा हो गई हमारी इसकी एक भाग का आवेश, और वो कितना भाग है, वो है l। अब अगर 1 मीटर लंबाई का आवेश हमको लैम्डा दिया है तो l की वैल्यू हम 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर कुछ भी रखकर q की वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रेखीय आवेश। अब हम आते हैं पृष्ठीय आवेश के वितरण पर। पृष्ठीय मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। तब हम ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, अर्थात क्षेत्रफल है। तो जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के क्षेत्रफल में होगा या पृष्ठ में होगा तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाएगा। और अगर उसके पृष्ठ में उसके क्षेत्रफल में आवेश बटा हुआ है तो उसके एकांक क्षेत्रफल में जो निहित आवेश होगा उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। और इसका सिंबल है सिग्मा। एसआई यूनिट क्या होगी, तो पहले हम फॉर्मूला बना लें। तो हमने मान लिया ये कोई हमारा पृष्ठ है और इसके डीए क्षेत्रफल का जो चार्ज है वो डीक्यू है। तो डीए क्षेत्रफल का आवेश डीक्यू, एकांक क्षेत्रफल का dq अपॉन dA। तो इसी एकांक क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोला हमने, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये सिग्मा का फॉर्मूला हो गया। अब dq मतलब आवेश, SI यूनिट कूलाम, dA क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गई इसकी SI यूनिट। अब यहां से जब हम आवेश की वैल्यू बनाएंगे तो dq की वैल्यू निकालने के लिए dA का साइड मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो dq की वैल्यू सिग्मा इंटू dA हो गई। अब ये तो इसके छोटे से भाग का आवेश है, ये dA भाग का। यदि हमको इसके पूरे भाग का चाहिए है, अब पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या है हमको ये पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसकी लंबाई अनंत है, चौड़ाई भी अनंत है, तो क्षेत्रफल भी अनंत हो गया। अगर इसका अनंत क्षेत्रफल का आवेश फाइंड करेंगे तो वो आवेश भी अनंत होगा। तो उस अनंत में से हमको एक निश्चित एरिया हमने फाइंड किया। वो निश्चित एरिया हमने मान लिया A, कि A क्षेत्रफल का आवेश हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम A क्षेत्रफल का आवेश ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ये जो dq है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि वो टोटल जो चार्ज है वो q बनेगा, तो हमने dq का इंटीग्रेशन किया। अब देखिए एक अंतर आ गया इंटीग्रेशन में, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ डबल लाइन दिख रही है। ये लीनियर इंटीग्रेशन है, सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ये आपका डबल लाइन से डिनोट कर रहे हैं इसको, ये सरफेस इंटीग्रल है, पृष्ठीय समाकलन है। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक लंबाई की लाइन दूसरी लंबाई मतलब चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 गए। तो जो हमारे समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय में एक साइन आता है, जब हम क्षेत्रफल में जाते हैं तो ये साइन 2 बार लगाना पड़ता है, और आयतन में आएंगे तो 3 बार हो जाता है। तो चूंकि यहाँ क्षेत्रफल का समाकलन होना है इसलिए मैंने डबल इंटीग्रेशन का साइन लिया है। अब dq की वैल्यू लिख दी सिग्मा इंटू dA। अब ये जो सिग्मा है ये था इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण एक समान होगा, मतलब इस पूरे A क्षेत्रफल में dA क्षेत्रफल पर dq आवेश ही होगा, तो फिर सिग्मा कांस्टेंट होगा। हम इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर आपका बचा dA का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल एरिया जाएगा वो जाएगा A। और यदि हमारा सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो जितने जितने भाग का जितना जितना होगा उस हिसाब से कई बार इसके इंटीग्रेशन होंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन होंगे। मतलब जिस जिस भाग में एक समान होगा उस भाग को हम अलग कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार इंटीग्रेशन करके हम
इसका टोटल चार्ज फिर फाइंड कर पाएंगे, जितना एरिया का हमको फाइंड करना है। ऐसे ही तीसरा होता है फ्रेंड्स आयतन आवेश वितरण। अब ये आयतन क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऐसी वस्तुएं भी हैं जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। तो जब उसमें आवेश फैलेगा तो आवेश का वितरण उसके आयतन में होगा, तो जब वितरण आयतन में होगा तो उसको हम आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। और एकांक आयतन में निहित आवेश को आवेश घनत्व कहेंगे, कि उसके एक भाग में कितना आवेश है उसका आवेश घनत्व है। अब इसको रेखी वाले को दिखाया था हमने लैम्डा से, पृष्ठी वाले को दिखाया हमने सिग्मा से, तो आयतन वाले को दिखाते हैं रो से। और इसका जो एसआई मात्रक है वो कूलाम पर मीटर क्यूब है। अब ये कैसे बना, चलिए देखते हैं। हमने मान लिया ये एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई मतलब आयतन है। तो इसके एक छोटे से आयतन dv का आवेश हमने मान लिया dq। यदि dv आयतन का आवेश dq होगा तो एकांक आयतन का dq/dv हो जाएगा। तो आपने इसी एकांक आयतन के आवेश को तो आयतन आवेश घनत्व बोला था, जिसको हम रो से दिखाते हैं। तो रो की वैल्यू आ गई dq, SI यूनिट कूलाम, वॉल्यूम मतलब आयतन की SI यूनिट मीटर क्यूब, तो SI मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब। अब यहां से जब हम इसकी वैल्यू बनाना चाहेंगे कि तो इस dq की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो dq की वैल्यू आ गई रो इंटू dv। अब ये तो छोटे से भाग का, इस छोटे भाग dv का आवेश हो गया dq। हमको तो इसके पूरे आयतन का चाहिए। तो यदि इसका पूरा आयतन भी है, यदि इसका पूरा आयतन भी है और आवेश का वितरण एक समान है, तो वही यहाँ ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन आ गया, क्योंकि ये आयतन के सापेक्ष हो रहा है। आपने dq की वैल्यू रख दी, क्योंकि एक समान आवेश का वितरण है इसलिए रो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, dv की वैल्यू भी आ गई। अब अगर ये हमारे पास आयतन इन्फिनिटी होता तो चार्ज भी इन्फिनिटी होता। तो डायरेक्ट इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी एक निश्चित भाग का ही हम कोई भी आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसी के आधार पर फिर हम उसका आवेश ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ आपको करके दिखाया। ये टॉपिक फ्रेंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।